अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़रूरी टॉपिक जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी। टाइटल से आपने देख भी लिया होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें क्लियर हों और सारी चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी हम बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को या उस चीज़ को जिसमें जो कि डिफ़ाइन करती है कि कितना सबस्टेंस या कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ हो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। हम सबको पता है कि सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, तभी हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट का फिक्स अमाउंट सपोज कर लेते हैं, हमारे पास ये सॉल्वेंट है जिसमें फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज़ करिए कि इसमें 80 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 298 केल्विन कह लेते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर इतना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा सॉल्वेंट में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो कुछ और ग्राम डिज़ोल्व होता है। ठीक है ना, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को सिंपल भाषा में बोलें तो किसी एक फ़िक्स टेम्परेचर पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, इसी का जो नाप होता है, इसी का जो मेज़रमेंट होता है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी 3 फैक्टर से इफ़ेक्ट करती है। एक तो हमने अभी बता ही दिया बीच में डेफिनेशन के ही, पहला फैक्टर जो होता है हमारा क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, उसके अलावा प्रेशर के साथ भी इफ़ेक्ट डालती है। प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटती बढ़ती है साथ में। और तीसरा जो है वो हमारा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा? ठीक है ना, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व होना चाहते हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हमने मान लिया ये गिलास पानी लिया, अब इसमें ऑयल डाल दिया, अब इस पर हम प्रेशर लगाए जा रहे हैं, टेम्परेचर लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये ऑयल इसमें पानी में जा सकता है? वाटर में इम्पॉसिबल है जाना। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल कंडीशन में मानते हैं क्या कि इम्पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो हमको ये भी नोटिस करना होगा, ये भी कंसीडर करना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो अब अलग अलग सोल्यूशन में, अलग अलग टाइप ऑफ सोल्यूशन में अलग अलग सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमको सॉल्युबिलिटी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की? सॉलिड इन लिक्विड की। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल नमक डाल दिया हमने पानी में, चीनी डाल दिया पानी में, या KCl डाल दिया, MgCl2 डाल दिया, कोई भी सॉल्ट उठाया और हमने वाटर में या किसी और लिक्विड में डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करने जाएँ तो ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ग्राम्स विच कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये सब जो डिज़ोल्व हो रहा है ना, ये एक फ़िक्स टेम्परेचर पे या एट अ गिवन टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि मान लीजिए 10 डिग्री पे कुछ और मिला, 20 डिग्री पे कुछ और, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर को भी कंसिडर करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो सकती है, इसीलिए हम लोग को टेम्परेचर के साथ इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अगर डिफ़ाइन करें तो हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के अगर हम कंसीडर करते हैं ऐसे केसेस में जिसमें सॉलिड सोल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो उस केस में अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रही हो, कौन सी प्रोसेस हो रही हो? एंडोथर्मिक, यानी कि इंथैल्पी जो हो क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो,
तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी जो होती है क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हो रही होगी तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और यही अगर प्रोसेस हमारी क्या हो रही हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही हो, यानी हीट निकल रही हो, यानी इंथैल्पी चेंज जो हो वो 0 से कम हो, तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमारी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर के इफेक्ट को देख सकते हैं। कोई ऐसी प्रोसेस, कोई सोल्यूशन बन रहा हो जिसमें एंडोथर्मिक हो रहा हो, यानी उसको हीट देना पड़ रहा हो, तो ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर के साथ। और अगर वो ऑलरेडी हीट निकाल रहा हो, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, तो ऐसी कंडीशन में एक्सोथर्मिक सोल्यूशन हो, तो ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने पर। दूसरा जो हमारा इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारा प्रेशर का। तो अगर हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो अब क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमने क्या क्या लिया, एक हमने लिया है सॉलिड जो कि सॉल्यूट है, और दूसरा हमने लिया है लिक्विड जो कि हमारा सॉल्वेंट है। और अगर हमने क्लास 9th में स्टडी किया हो तो हमने पढ़ा था सॉलिड और लिक्विड नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इनको ऊपर कंप्रेस करना, इनको प्रेशर लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस केस में जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो, ऐसे केस में हमारा प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो एक वर्ड हमने पढ़ा है लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। क्लास 11th में पढ़ रखा होगा पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट या पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, पोलर या नॉन पोलर। तो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ पोलर कंपाउंड्स में या पोलर सॉल्यूशन में या पोलर मॉलिक्यूल्स में ही डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में ही होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर वाले किस में होते हैं, नॉन पोलर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वाटर हो गया, इसको अगर हम अल्कोहल में मिलाएं तो ये इजीली मिल जाता है क्योंकि दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं। लेकिन यही अगर हम वाटर ले लें और साथ में इसके हम ले लेते हैं ऑयल ले लेते हैं कोई भी, तो ऑयल क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, नॉन पोलर। लेकिन वाटर क्या है, वाटर जो है हमारा पोलर होता है। तो ये दोनों आपस में डिज़ोल्व या दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर भी हमारा कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम सॉल्युबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं उस केस में जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है, जो सोल्यूशन आता है वो आता है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम चल रहे हैं, इसलिए यही सारी टॉपिक्स आपको मिलेंगी अगर आप एनसीईआरटी कंसीडर करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी इस केस में अब जो है हमारी गैस क्या होगी, सॉल्यूट होगी, और लिक्विड क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। हमको पता है आपने एक सोडा वाटर ज़रूर पिया होगा, या आजकल रील्स वगैरह में बहुत वायरल चलता है, उसमें सिलेंडर में ऐसे करके एक लोहे का हो रहता है बॉक्स, उसमें ऐसे बॉटल लगी रहती है, यहाँ पर पाइप लगा देते हैं, फिर सिलेंडर में इसको घुमाते हैं, इसको सिलेंडर से कनेक्ट करके इसको गोल गोल घुमाते हैं, तो ये वाटर जो होता है क्या होता है, सोडा बन जाता है। उसमें होता क्या है, जो H2O होता है ना, यानी पानी, इसके अंदर CO2 मिल जाती है, ठीक है, जिसके बाद ये क्या बना लेते हैं, सोडा बना लेते हैं, ठीक। वही चीज़ कितना CO2 डिज़ोल्व होगा वाटर में कि सोडा अच्छा वाला बनेगा, ख़राब वाला बनेगा, तो वही सब ये हमको इस टॉपिक से या इस पार्ट से पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को, तो हम इसको कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिज़ोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिज़ोल्व हो सकता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, यानी लिक्विड में, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, यहाँ अगेन एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है, अगर ठंडी हो जाती है तो कितना अच्छा उसमें एसिडिटी या सोडा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि
उसमें तेज़ाबन वाला जो होता है, थोड़ा सा काटने वाला, तेज़ाबियत होती है, वो जो होती है ज़्यादा रहती है। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक अगर गर्म हो जाती है तो उसमें से एसिडिटी घट जाती है। उसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है, क्योंकि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, जो कि हमने थोड़ा सा बता भी दिया, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पर गैस सॉल्यूट हो और हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो, इस केस में टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो होगा वो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए कि हम टेम्परेचर को क्या करें, कम करें, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। ठीक है, या फिर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसा हमने बताया कि अगर हीट ज़्यादा हो जाती है, गर्म हो जाती है कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें से CO2 जो होती है क्या होती है? निकल जाती है। तो इसीलिए जो होता है उसका क्या होता है? सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। ठीक है, इसी वजह से उसकी एसिडिटी भी कम हो जाती होगी। ऐसा आपने नोटिस किया है। और यही सब रीज़न है, यही वजह है कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसको हम लोग ठंडे, या उसमें उसके ऊपर अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो लिखा रहता है कि स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस, ताकि जो है सॉल्युबिलिटी जो है क्या हो? मैक्सिमम रहे, बढ़ ही रहे, ताकि जो CO2 उसमें डाली गई है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व रहे, बाहर ना निकले। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा इफ़ेक्ट है वो है प्रेशर का। ठीक है ना। अब यहाँ पर गैस है, गैस कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को अगर हम बात करें तो प्रेशर को बढ़ाने पर, ठीक है, प्रेशर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की इन लिक्विड में वो बढ़ जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है कि हम इस तरह से एक बीकर ले लेते हैं, यहाँ पर हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन जो कि कंप्रेस करके प्रेशर बनाया जा सकता है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर ये CO2 गैस ले लिए, कोई भी गैस ले लिए, और ये हमारा वाटर है। जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ मास रखेंगे, ठीक है, यानी प्रेशर अप्लाई करेंगे, भारी होगा, तो ये जो होगी पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगी? जो गैस होती है वो क्या होती है? वाटर में डिज़ोल्व होने लगती है। तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो बढ़ती है सॉल्युबिलिटी, या इसको कह सकते हैं हम कि इसका अकाउंट कैसे लिया जाता है, इसको कंसीडर कैसे किया जाता है? इसको कंसीडर हम लोग करते हैं, इस इफ़ेक्ट को कंसीडर करते हैं हेनरी लॉ के ज़रिए। हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक लॉ दिया था, हेनरीज लॉ जिसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1803 की बात है। तो ये जो अकाउंट हो रहा था कि प्रेशर बढ़ाने से जो है आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इसको हम लोग हेनरी लॉ के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, या बेसिकली कहे तो सिंपल भाषा में हेनरी लॉ के ज़रिए हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है, या हेनरी जो है उनका ये कहना था कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है, ये सिंपल भाषा में प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। ठीक है, अगर सॉल्यूशन कैसा हो? लिक्विड सॉल्यूशन हो, यानी कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा और सॉल्यूट क्या होगी? गैस होगी। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट नहीं बल्कि लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो गैस यहाँ पर ली गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है KH, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेनरी कांस्टेंट। दिस इज़ कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो P गैस है, दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पर ये क्या है? ये X जो है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ज़रिए हम लोग ये जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पर या सॉल्युबिलिटी का बढ़ना हो रहा है प्रेशर के बढ़ाने पर, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए हेनरी कांस्टेंट KH की, तो ये जो है डिपेंड करती है, हेनरी कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। ठीक है ना, आम तौर से दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर।
अगेन वही लाइक डिजॉल्व लाइक और वाली बात होगी, ठीक है। मतलब जो पोलर होंगे वो पोलर में ही डिजॉल्व होंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में। ऐसा नहीं कि पोलर वाला नॉन पोलर में चला गया और नॉन पोलर वाला पोलर में, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट आम तौर से, सिर्फ लिख रहे हैं स्पेशली, इन जनरल ये क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हेनरी का जो लॉ है, जो हेनरी ने लॉ दिया था 1803 में, ये बेसिकली एप्लीकेबल ज़्यादा होता है हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन पर मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम होगी। हाईली डाइल्यूट, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल, यहाँ पर लिख भी देते हैं ये बात, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 1 लीटर पानी है, उसमें 2 चुटकी जो है नमक डाल दी, तो ये हाईली डाइल्यूट होगा। लेकिन हम यहाँ गैस का पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे गैस डालेंगे, ठीक है। तो 1 लीटर वॉल्यूम अगर वाटर का है तो उसमें 1 ml गैस डल गई या 2 ml गैस डल गई, तो ये हाईली डाइल्यूट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो P गैस इज इक्वल्स टू KHX गैस है, इसको हम शॉर्ट में P इज इक्वल्स टू KHX कर लेते हैं ताकि बार बार गैस ना लिखना पड़े। बात वही है, ठीक है। दोनों बातें सेम है तो इसे कंफ्यूज ना करिएगा। तो हाईली डाइल्यूट की बात करें तो हमको मोल फ्रैक्शन स्प्रेड करना पड़ेगा। गैस की बात हो रही है, गैस यहाँ पर सॉल्यूट है तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, NB, वेयर NB इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर इस केस में सॉल्यूट हमारा गैस है, ठीक है। और Na जो होगा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, हमारा लिक्विड है, ठीक है। तो अब इसको हम स्प्रेड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलता है। हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन है तो इसका मतलब NB को हम कंसिडर कर सकते हैं 0 यहाँ पर, ठीक है ना। तो P जो है हमको क्या मिलेगा, KH इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA, ठीक है। या फिर इसको अगर आप स्प्रेड आउट करना चाहें तो P इज इक्वल्स टू KH यहाँ पर WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई MA अपॉन WA कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन काम आता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर न्यूमेरिकल पर्पज़ ओनली, क्योंकि किताबों में बहुत सारे न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर MB क्या है, ये है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। WA क्या है, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। MA जो है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और WB हमारा जो है क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लोग इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी क्या लिमिटेशन है, क्योंकि हमको यहीं पर एक स्टेटमेंट मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन। तो पहला लिमिटेशन हमको यहीं मिल गया, ठीक है। हेनरी लॉ बस किस पर एप्लीकेबल है, हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन पे, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है किस पर, नॉट एप्लीकेबल है बाकी और चीज़ों पर। इसके अलावा जब ऐसा सॉल्यूशन बने जहाँ पर गैस जो हो डिज़ोल्व हो रही हो या कंबाइन हो रही हो सॉलिड से, ठीक है, गैस और सॉलिड में जब आपस में सॉल्यूशन बन रहा हो तो ऐसे केस में हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ किसके साथ है, गैस इन लिक्विड के साथ है, ना कि गैस विथ सॉलिड के साथ, ठीक है। इसके अलावा तीसरी और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर गैस डिसोसिएट या एसोसिएट होती है, डिसोसिएट या फिर एसोसिएट हो सकती है, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन गैस डिसोसिएट और एसोसिएट आफ्टर कंबाइनिंग विथ लिक्विड। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे HCl गैस है, ठीक है, वाटर में जाएगी तो ये क्या होती है, टूट जाती है किसमें, H+ या H3O+ लिखते हैं और Cl- में, ठीक है। तो अब ये डिसोसिएट हो गया तो ऐसे केसेस में हेनरी लॉ हमारा अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे लिमिटेशंस। इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी, ऐसा नहीं कि इस लॉज में सिर्फ कमी है,
इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आते हैं, जिसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एग्जाम अच्छे से लिखा हुआ है। बस इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। जैसे एक डाइवर का केस आता है, ठीक है, जो पानी में डाइविंग करते हैं उनका, अगर वो हेनरी लॉक के अकॉर्डिंग गैस सिलेंडर ना ले जाएं उसके हिसाब से, तो जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके ब्लड में बेंड्स आ सकते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड जो होता है क्या होता है, उसमें बबल्स आने लगते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनके केसेस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर जो वो लेकर जाते हैं, गैस सिलेंडर, उसका भी आता है। साथ ही साथ फ़िश का, ठीक है, फ़िश कैसे तैरती है या क्यों कोल्ड वाटर में रहना चाहती है, हॉट वाटर में रहना चाहती है, इस तरह से इसके एप्लीकेशंस हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। और फॉर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से राउंड टू राउंड किसी न किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर उठा लेता है बोर्ड में डायरेक्टली, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है या क्या रिक्वायरमेंट होती है डाइवर्स के लिए या क्लाइंबर्स के लिए या फिर फिशेस के लिए। बात हो रही थी जैसे डाइवर की, तो जैसे हमने पढ़ा अभी क्या कि टेम्परेचर नहीं, इस केस में प्रेशर की बात होगी ना, क्योंकि पानी के अंदर जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर हम लोग बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वो जो सिलेंडर वो ले जा रहे होते हैं डाइवर, इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास कंप्रेस्ड एयर होती है, उस कंप्रेस्ड एयर को वो लोग लेके जाते हैं, ठीक है। अब जब वापस आएंगे, जब वो रिटर्न आते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें कई सारी एयर में कई सारे नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, वगैरह चीज़ें होती हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ब्लड में से डिज़ोल्व होती है, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है क्योंकि हम तैर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो रही होगी, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है बॉडी के फंक्शन करने में ड्यूरिंग डाइविंग। मगर जो नाइट्रोजन होती है वो ब्लड में डिज़ोल्व रहती है एज इट इज़, ठीक है। तो जैसे ही जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। मतलब समुंदर में नीचे से ऊपर की तरफ जब आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है। प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सॉल्युबिलिटी घटने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन डिज़ोल्व हुई थी ब्लड में वो क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी। वही जो है क्या करती है, वेंस में ब्लड के बीच में बबल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी बबल फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डाइवर की डेथ भी हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है ये डाइल्यूटेड फॉर्म में भरी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हीलियम डाल के डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। इसमें ही 11.7% उस सिलेंडर में क्या होता है, हीलियम रखी जाती है, ताकि जो है हमारे डाइवर जो डाइविंग कर रहे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप स्टडी करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसमें बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे और वेपर प्रेशर वगैरह टॉपिक पे, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों पर। सो थैंक यू।